फ्रिक्शन एक नई फोर्स है आपकी, फ्रिक्शन। ये आपका कौन सा फोर्स है? आपका कांटेक्ट फोर्स है। ये भी एक आपका क्या है? कांटेक्ट फोर्स भी है, बराबर है। अभी देखते हैं फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली समझते थोड़ा सा, ठीक है? अभी मेरे को बताओ, अभी फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, एक तो क्लियर है। जब आपकी दो बॉडीज कांटेक्ट में रहेगी एक दूसरे के साथ, तभी तो फ्रिक्शन लगेगा ना, क्योंकि वहां पे कांटेक्ट लगता है ना। क्या लगता है आपका? कांटेक्ट लगता है। तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएगी और उनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा, तब जाके वहां पे कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? अभी मेरे को बताओ, जैसे भी मान के चलिए ये वाली बॉडी है, ऐसे मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये मान के चलो ये आपका एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, ये कांटेक्ट में। अच्छा, आपको इसको देख रहे हो तो क्या लग रहा है? आपको स्मूथ लग रहा है कि कैसा लग रहा है? अभी यहाँ से क्या होगा, जब भी फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या शुरू होगा आपका? अभी तक हम क्या बोल रहे थे? ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। इसका ये मतलब है कि हर सरफेस पे फ्रिक्शन आपका क्या था इसके पहले? जीरो था। लेकिन अभी क्या रहेगा? ऑल सरफेसेस आर रफ। तो इसका मतलब है हर सरफेस पे क्या लगेगा? आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है कि सरफेस इज रफ, तो आपको ये समझना है कि वहां पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन ये फ्रिक्शन कब लगता है? ये भी तो कांटेक्ट फोर्स है ना। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन क्या पढ़ी थी? इफ द टू सरफेसेस आर केप्ट इन कांटेक्ट, टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट, और उसमें से कोई भी एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी को क्या कर रही है? दबाने की कोशिश कर रही है, तो वहां पे क्या लगता है? आपका नॉर्मल रिएक्शन लगता है। और हमेशा ये कांटेक्ट सरफेस को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बट ऑन द अदर हैंड आपका जो फ्रिक्शन होता है, ये तब लगता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है और एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश करती है, तब उनके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। कौन सा लगता है? और ये तभी लगता है जब वो दोनों बॉडीज कैसी होगी? आपकी रफ बॉडीज होगी। जैसे उनके सरफेसेस कैसे हो गए? रफ हो गए। तो ऐसे ये अगर देखोगे, ये ऐसा लग रहा है क्या रफ है करके? बराबर है। नेकेड ऐसे देखोगे तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन इसको जब जूम करके देखोगे तो ये कहीं ना कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? रफ दिखेगा ना। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान के चलिए दो बॉडीज लेता हूं, ये आपकी एक बॉडी है, ये आपका क्या है? ग्राउंड है। पकड़ लो, क्या पकड़ लो? ग्राउंड पकड़ लो, या फिर एक सरफेस पकड़ लो, एक टेबल पकड़ लो, कुछ भी कर लो, बराबर है। तो मान के चलिए टेबल है, ये वाला आपका क्या है? टेबल है। और इस टेबल के ऊपर मैंने क्या रखा है? एक ब्लॉक रखा। एक क्या रखा मैंने? ब्लॉक रखा। दिख रहा है? अरे हाँ कि ना? तो मेरे को बताइए, ये ब्लॉक और टेबल एक दूसरे से कांटेक्ट में है कि नहीं है? पक्का है। कांटेक्ट सरफेस कौन सा? ये कांटेक्ट सरफेस है। पक्का जी? बराबर है। अभी मान के चलो, अभी ये तो नॉर्मल बॉडी है, मतलब नेकेड ऐसे दिख रहा होता है। इसको अगर मैं जूम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं? जूम। तो मान के चलो ऊपर वाला नीला वाला पार्ट है, मतलब नीला बॉडी है, ब्लॉक, और पीछे वाला कौन सा है? काला है। अरे हाँ कि ना? ये कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ। अरे कि ना? अगर मैं इत्तू सा पार्ट लेता हूँ, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, इत्तू सा। समझ में आ रहा है? और इसको मैं कर देता हूँ जूम। नहीं, ज्यादा करना पड़ेगा ना। 20x से लेता हूँ। अरे हाँ कि ना? तो 20x से किया तो इतना बड़ा दिखेगा। अरे इतना बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। ज्यादा हो गया ना? 50x। अभी ठीक है? इतना बड़ा दिखेगा। तो मेरे को पता है, जब इतना बड़ा करोगे तो यार वो बड़ा बड़ा दिखेगा ना, सरफेस आपका क्या दिखेगा? बड़ा। तो बहुत सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी, बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगी ना। जब आप इसको जूम करके देखते हो तो कहीं ना कहीं जिनके जो सरफेसेस होते हैं वो थोड़े से कैसे दिखना शुरू होते हैं? आपके रफ दिखना शुरू होते हैं। कैसे दिखने शुरू होते हैं? और आपको कुछ ग्रूव्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रूव्स मतलब समझते हैं ना? ग्रूव्स मतलब क्या होता है? इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज होगी वो दिखेगी ना। नालियां दिखेगी, पहाड़ दिखेंगे। अरे नालियां दिखेगी और पहाड़ दिखेगा ना। तो ये आपका जो ऊपर वाला सरफेस है, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। जूम करने के बाद जो पहले आपको स्मूथ दिख रहा था, अभी क्या दिखेगा आपको? ऐसे दिखेगा, ऐसे। चमका जी? अरे है कि ना? अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इतना जूम हो जाएगा ना, मतलब ऐसा लगेगा कि उसके सरफेसेस पे क्या है? शार्प एजेस है। क्या है? शार्प एजेस है। ये वाला है, ये क्या आपके शार्प एजेस है ना। उनको हम बोलेंगे पहाड़। उसको हम क्या बोलेंगे? वैलीज बोलते कि वॉलीज बोलते? वैली बोलते ना वही। अरे हाँ कि ना? और ये आपका क्या है? नाली। एक वैली एक नाली।
अरे हाँ कि ना, और इसका नीचे वाला सरफेस होगा, इसका नीचे वाला भी तो होगा ना, तो नीचे वाला कैसे दिखेगा आपको? ऐसे, अरे दिखेगा ना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं है? ऐसा दिखेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये नीचे वाला कौन सा पार्ट है आपका? ये ब्लैक वाला पार्ट है नीचे वाले का, और ये वाला आपका ब्लू वाले ऊपर वाले का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता हूं, कौन से लेवल पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता हूं, तो जब मेरे को मतलब जब मैं नेकेड आई से देख रहा था वो सर्फेसेस मेरे को कैसे दिख रहे थे? स्मूथ दिख रहे थे। लेकिन जब मैंने इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो मेरे को उनके सर्फेसेस पे क्या दिखी? कुछ इरेगुलरिटीज दिखी, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपके जो सर्फेसेस है वो कैसे आपके रफ है, और रफ होने की वजह से उनकी जो ग्रूव्स है या फिर जो वैलीज है, जो इरेगुलरिटीज दिख रही है ना, उनको हम ग्रूव्स बोल रहे हैं। उनको हम क्या बोल रहे हैं? वो एक दूसरे में क्या है? फंसे हुए। एक दूसरे में क्या है? दिख रहा है, एक दूसरे में फंसे हुए, मतलब ऐसा। नॉर्मल इस पे देखोगे तो ये दो सरफेस ऐसे दिखेंगे, दिख रहा है? कुछ लग रहा है क्या? नहीं ना? अरे हाँ कि ना? लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो कैसे दिख रहे हैं? रफ, ऐसे फंसे हुए। उसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक दूसरे में क्या है? लॉक किए हुए। अरे इंटर मतलब दो अलग पार्टिकल्स, दो अलग सरफेस के पार्टिकल, और इंटर मतलब सेम, इसलिए इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ऊपर वाले सरफेस के जो ग्रूव्स है, अरे ना, वो इस केस में क्या हुए? फंसे हुए, ऐसे फंसे हुए ना। अब मेरे को बताओ, ये अगर फंसे हुए हैं, तो इनके बीच में कांटेक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? पक्का पक्का है कांटेक्ट। इसके जो शार्प एजेस है वो इसके साथ कांटेक्ट में, और इसके जो शार्प एजेस है वो इसके साथ कांटेक्ट में। कांटेक्ट सरफेस छोटी है कि बड़ी है? छोटी है कि बड़ी है? छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। तुम देखो कांटेक्ट सरफेस कितना है। अच्छा, यहाँ पे दो कांटेक्ट सरफेस होते हैं। एक क्या होता है आपका? एक होता है अपेरेंट कांटेक्ट सरफेस, जो महसूस होता है, और एक क्या होता है? रियल कांटेक्ट सरफेस। क्या होता है आपका? रियल कांटेक्ट सरफेस, जो दिखाई देता है, मतलब जो हकीकत में होता है। जो क्या होता है? एक हकीकत, और एक क्या होती है? कल्पना। हाँ, इसमें सही वर्ड यूज किया, डाउट नट ने पेला। एक क्या होती है? हकीकत, और एक क्या होती है? कल्पना। अरे है कि ना? अभी मेरे को बताओ, अगर ये टेबल है आपका, ये वाला आपका क्या है? ये टेबल है, बराबर? नीचे वाला टेबल ही लिया था ना? देख लो, ये आपका टेबल है जी, ठीक है? इसके ऊपर मैंने क्या रखी थी? ब्लॉक रखी थी। इसके ऊपर क्या रखी थी मैंने? ब्लॉक। कौन सी थी? ये वाली ना? ये ब्लॉक है, ये वाले आपके इसके ऊपर ब्लॉक रखी हुई है। अरे हाँ कि ना? अगर मैं आपको पूछता हूं, अगर आपको यहाँ पे खड़ा कर देता हूं मैं ऐसे, यहाँ को, बराबर है, और मैंने आपको पूछा कि बताओ यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस कितनी है, आप जो महसूस करोगे वो बताओगे। अब माइक्रोस्कोप तो लगा नहीं हुआ है, तो आप जो दिखाई देगा वही बताओगे ना। तो अगर आपको पूछा कि इसकी कांटेक्ट सरफेस कौन सी, तो आप क्या बोलोगे? यार इसकी कांटेक्ट सरफेस तो ये है, इतना सारा सरफेस कांटेक्ट में। ये पार्ट है जो टेबल का और ब्लॉक का क्या एक दूसरे के साथ क्या है? कांटेक्ट में। तो ये इसके लिए हुआ, तो ये हकीकत की महसूस किया उसने। इसकी कल्पना है कि हकीकत है? पक्का? जो दिखाई दे रहा है वो बता रहे हैं ना वो, पर जो दिखाई देता है वो सही है, ये जरूरी है क्या? ये सही है या फिर ये गलत है, इसलिए मैंने इसको क्या किया? जूम किया। इसलिए इसको मैंने क्या किया? जूम किया ना। अरे ये पार्ट ये वाला है 2D में, और इसी को मैंने ये जूम किया। तो जब मैंने जूम किया तो यार जितने भी पार्टिकल्स थे कांटेक्ट सरफेस पे, जितने भी, ऐसा लग, मेरे को पहले क्या लग रहा था? यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है, बराबर है, ये वाला पार्टिकल देख, ये वाला पार्टिकल इसके साथ कांटेक्ट में, इधर का पार्टिकल इसके साथ कांटेक्ट में, इधर का पार्टिकल इसके साथ कांटेक्ट में, ये वाला पार्टिकल इसके साथ है, बराबर? ऐसे करके हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या है? तो पूरी कांटेक्ट सरफेस ये वाली कांटेक्ट सरफेस बन रही थी। मतलब ये वो सरफेस है जहां पे ब्लॉक का हर पार्टिकल टेबल के हर पार्टिकल के साथ क्या है? कांटेक्ट बना रहा है। ये तो इसने महसूस किया ना, लेकिन हकीकत अलग है। हकीकत देखो, जब मैं ये वाला छोटा सा रीजन रहता हूँ तो ये छोटे ही रीजन में लग रहा है मेरे को यार ये सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, सब पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या है। लेकिन देखो रियलिटी क्या है,
यार ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट नहीं, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, देख यहाँ पे कॉन्टेक्ट ही नहीं है। रहा कि ना, रहा कि ना, रहा कि ना, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, देखो कितने पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में, 10-12। लेकिन यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हो गए, कितने, अनंत पार्टिकल्स, अनंत पार्टिकल्स। अरे समझे कि नहीं समझे, अनंत मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल, अनंत नाम नहीं है कोई, अनंत नाम का पार्टिकल नहीं, नहीं, बराबर है। तो अनंत नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से कितने पार्टिकल्स कांटेक्ट में आ रहे, 10-15, मतलब बहुत कम आ रहे ना। अगर मैं इस रीजन में पूछा तो ये पूरा कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये छोटे से रीजन का, लेकिन हकीकत में कितना कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके कंपेयर में कितने, ये अनंत और ये कितने, 10-12, कंपैरिजन हो सकता है? ये अनंत पार्टिकल मिला के कॉन्टेक्ट सरफेस बना रहा है, और यहाँ पे 10-15, तो निग्लिजिबल हुआ ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्या जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है ना, जब टू सॉलिड बॉडीज कांटेक्ट में होती है, क्या होती है, टू सॉलिड बॉडीज कांटेक्ट में होती है, तो वहां पे जो कांटेक्ट एरिया दिखाई देता है, महसूस होता है, जो महसूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपेरेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एपेरेंट, कांटेक्ट एरिया, ये जो एरिया है ये एपेरेंट एरिया है, और ये कौन सा आएगा आपका, ए रियल। तो कहीं ना कहीं ए एपेरेंट जो होता है ये क्या होता है आपका, बहुत बड़ा होता है ए रियल से। सबको समझे कि नहीं समझे, सबको समझ में आया, आ रहेगा ना। इसलिए आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो कभी भी कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो दिखाई देता है एरिया उससे बहुत कम होता है कांटेक्ट एरिया, इसलिए हम उसको क्या करके चलते हैं, निग्लेक्ट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, आगे जाके आपको बहुत बार ये मिलेगा दिखने को कि यार बहुत बार क्वेश्चन आएगा भी यार कांटेक्ट सरफेस अगर बड़ा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ा होना चाहिए था, कांटेक्ट सरफेस अगर कम है तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए, पर ऐसा होता है क्या, रीजन ये, रीजन कौन सा है, ये। याद तक चीजें क्लियर है। अभी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं माइक्रोस्कोपी लेवल पे देखता हूं तो दोनों जो भी कांटेक्ट सरफेस है वहां पे जो शार्प एजेस होते हैं दोनों बॉडीज के सरफेसेस के, वो एक दूसरे में क्या होते हैं, मैकेनिकली इंटरलॉक्ड होते हैं। मैकेनिकली क्या होते हैं, एक दूसरे में फंसे होते हैं। तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब मैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी के सरफेस पे क्या करूंगा, चलाने की कोशिश करूंगा, तभी तो फ्रिक्शन लगेगा ना। अभी तुम ही सोचो, अगर मैं ऐसे रखा, ये फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है ना, मेरे को बताओ ऐसा अगर उठाता हूं इसको, ऐसा फ्रिक्शन लगेगा क्या, कुछ लगेगा, आसानी से उठा लोगे। लेकिन जब आप ऐसे चलाते हो तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो जब आप किसी एक सरफेस को, मतलब ऐसे, अभी ये समझा ना, जब आप इसको ऐसे उठाते हो तो लगता है क्या, ऐसे उठाते हो लगता है क्या फ्रिक्शन, ये कब लगता है, जब ऐसे चलाते हो ना। रीजन देखो क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, इसकी वजह से होता है ना। देखो ऐसे, अब ये ग्रूव्स एक दूसरे में फंसे हुए, इसको उठाता हूं, निकल जाएगा, जैसे फंसे थे वैसे। अगर मैं चलाने की कोशिश करता हूं ऐसे, कैसे, ऐसे, तो चलाने की कोशिश कर रहा हूं ना। अभी चलाने की कोशिश करूंगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, चलाने की कोशिश करो, कहां पे खींचो इसको, इस तरफ, समझ में आ रहा है। पहले ऊपर की तरफ खींच रहा था, निकल रहे थे, अभी तो कहां पे चलाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ। अभी कब चलेगा ये वाला, ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा, ये तो फंसे हुए ना, तो निकल सकते हैं क्या, कब चलेगा, जब ये सभी ग्रूव्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तभी तो चलेगा ना। ये चल ही नहीं सकता ना जब तक निकलेगा, जब इससे फंसा हुआ है, ये जब निकलेगा तभी चलेगा ना, अदरवाइज निकलेगा क्या। तो तुम ही सोचो ना, चले निकलेगा क्या, देखो सोच के देखो, निकलेगा, अरे है ना। तो जब मैं इस, मतलब ये जो ऊपर वाला है ब्लॉक, इसको जब चलाने की कोशिश करता हूं तो ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, जब इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये एक दूसरे में फंसे है, इसलिए तो ये कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं ना। तो कांटेक्ट फोर्स कहां पे लग रहा है, सरफेस को इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा कहां पे लगता है, अलोंग कांटेक्ट सरफेस। कैसे लगता है, रीजन क्या है, यही है, रीजन क्या है। तो ये फोर्स किसकी वजह से लगा, ये फोर्स किसकी वजह से लगा, ग्रूव्स एक दूसरे में फंसे थे, और जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के सरफेस पे मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, तो ये जो ग्रूव्स फंसे हुए थे, यहां पे क्या लग रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा था,
एक एक ड्रैगिंग फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था? उसी ड्रैगिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। उसी ड्रैगिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। सबको समझा? सबको समझा कि नहीं समझा? थोड़ा सा डिटेल में बताओ भी, पक्का? यहाँ तक चीजें क्लियर है? कब लगता है, क्यों लगता है, किसकी वजह से समझा? अभी यहाँ पे हर जगह पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, अरे आगे ना। तो मेरे को बताओ, जब दो बॉडीज जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है, अरे है ना, और उसमें से एक बॉडी दूसरी बॉडी को दबाने की कोशिश करती है, तो वहां पे क्या लगता है आपका? अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, कौन से लेवल पे? इसके लिए बोलूंगा कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो ये क्या बोलेगा? सीधा सीधा क्या बोलेगा ये वाला? एक इधर है, इसके ऊपर ऊपर लग रहा है, और इस पे कहां पे लग रहा है? नीचे। ये सीधा बोलेगा ना? अरे है कि ना। लेकिन जब आप इसको चलाने, ये कब होता है? जब ये वाला रेस्ट में होता है। ये कब होता है? रेस्ट में। तो जब रेस्ट में होता है तो कांटेक्ट फोर्स एक होता है कि दो होता है? सिर्फ एक ही होता है। अरे एक ही होता है ना। ये ग्रुप्स फंसे हुए, तो ये ग्रुप्स कहां पे दबा रहे? सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में दबा रहे ना। लेकिन जब ऊपर ऊपर चलाने की कोशिश करते तब क्या होता है? ये ऐसे में दबाते एक दूसरे को, ऐसे। देख, ये ऐसा ग्रुप है, पहले ऐसा फंसा हुआ था सिर्फ, तो ये सिर्फ ऐसे इसको दबा रहा था। अभी देख, चलाने की कोशिश करूंगा तो ये देख ऐसे टक्कर मारेगा इसको, तो हॉरिजॉन्टल में टक्कर मारेगा ही नहीं रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एक होगी कि दो होगी? एक हॉरिजॉन्टल में होगा और एक, तुमको नहीं चमका यार, तुमको नहीं चमका। तो जब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूं इस तरफ, बराबर है, इस तरफ चलाने की कोशिश करता हूं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, क्या लगा के? एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन एक होगा कि दो होगा? तो देखो, जब चलाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे देखो नॉर्मल आपका ऐसे लगना शुरू होगा। ये वाला इसको कहां पे दबाएगा? नीचे। देख आ गया। तो छोटा सा यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल, छोटा सा नॉर्मल। अरे इस पे ये इसको इस तरफ दबाएगा, तो ये इसको कहां पे दबाएगा? इस तरफ। तो छोटा सा नॉर्मल चमका। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ये वाला, इस पे छोटा सा नॉर्मल। तो हर जगह पे छोटा छोटा ही आएगा ना। छोटा छोटा छोड़ के, छोटा छोटा जोड़ के तो बड़ा बना हुआ है ना। ये बार ये वाला ऊपर चमका। यहाँ पे देख, इधर छोटा सा नॉर्मल, नहीं सॉरी, हाँ ये वाला कहां पे होगा? ये इसको इधर दबाएगा ना। ये छोटा सा नॉर्मल था, ये वाला ऊपर की तरफ एक नीले वाले इस पे लगेगा और एक काले वाले इस पे। सबको समझा? ऐसे बहुत सारे हो गए, ऐसे बहुत सारे हो गए कि नहीं हो गए? बहुत सारे हो गए ना। तो सबके अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, सबके क्या करता हूं मैं? कंपोनेंट बनाता हूँ। तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ। तो ये क्या होगा आपका? dnx, x एक्सिस में ना कंपोनेंट, और ये क्या होगा आपका? dny। ये आता है सबको? तो वैसे इसका होगा एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये वाला dnx और ये क्या होगा आपका? dny। तुमको नहीं जमता। वैसे इसका एक इस तरफ और एक कहां पे होगा? इस तरफ, ये वाला dny और ये वाला, यहां तक क्लियर है सबको? बराबर है। तो आप अगर देखोगे तो हर छोटे छोटे जगह पे अलग अलग dn लग रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा था। और नॉर्मल रिएक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है ना। तो जब आप छोटे, अगर मेरे को पूछा कि बताओ इस पूरे सरफेस पे कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, तो मेरे को ये सभी नॉर्मल जोड़ने पड़ेगी कि नहीं जोड़ने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे ना। अरे जोड़ने पड़ेगा ना। लेकिन सबकी डायरेक्शन एक है कि अलग अलग है? देख, ये वाला कहां पे था? इस तरफ। ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ। कोई ऊपर आएगा तो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे ना। जब इतने सारे वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक एक्स में और एक एक्स वाली सेपरेटली जोड़ने पड़ेंगे और वाई वाले। तो मैं क्या करूंगा? जोड़ना मतलब क्या? इंटीग्रेट करना। जोड़ना मतलब आता है ना, अरे आता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dnx, तो इंटीग्रेट करोगे एक्स वाले तो आपको क्या मिलेगा? एक्स वाला। और इंटीग्रेट ऑफ dny करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ny। बराबर है। और जब आप ऐसा करते हो तो एक आपका कंपोनेंट आ जाता है ऊपर, एक कहां पे आ जाता है आपका? ऊपर। सबका रिजल्टेंट कहां पे आता है? ऊपर ना। तो ये होता है आपका ny। और एक्स वाला कहां पे आएगा? इस तरफ की इस तरफ, पीछे की तरफ आएगा। कहां पे आएगा? क्योंकि उसका आप आगे खींच रहे हो ना। कहां पे आएगा? पीछे की तरफ। कहां पे आएगा? ऐसे। तो ये कौन सा होगा आपका? nx। ये क्या होगा आपका? और इसी nx को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इस nx को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो मेरे को होता है कांटेक्ट फोर्स एक होगी, दो। और इस ny को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इस ny को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर दो नॉर्मल लग रहे हैं,
एक दो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है ऊपर की तरफ कौन सा, एन, एन नॉर्मल, एन वाई मतलब एन, और ये कहां पे लग रहा है, पीछे, कौन सा, एफ। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एन और ये वाला एफ। तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, एफ कॉन्टैक्ट इज क्या हुआ, बोल बड़ा से, एन, बोल बड़ा से, एन क्या, एन और एक एफ है ना, तो माइनस एफ क्या होगा आपका, आई क्या, प्लस एन जे क्या, और हाँ कि ना, एक एक्स में आ रहा है और एक वाई में आ रहा है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ ना, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना, माइनस एफ, उसका स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका। इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी पूछते हैं ना, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन जोड़ना पड़ेगा। सबको समझ में आया, या तो कहीं पे भी दिक्कत हो तुम देखो पूछ लो, पक्का पक्का। फ्रिक्शन ऐसे पढ़ाऊंगा जो कहीं पे नहीं पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल वे, ये किससे बताया मैंने, मैकेनिकल इंटरलॉक इससे पता है ना, कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, वो एक दूसरे में फंस रहे हो, जब एक को चलाने की कोशिश करते हो तो एक दूसरे में फंसने की वजह से वो चलता है क्या, उसको अपोज करता है, वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, और उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये किससे हमने डिफाइन किया, मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन, ये आपका क्या है, मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन, बराबर है। लेकिन हमने पढ़ा है कि यार कॉन्टैक्ट फोर्स तो आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है आपका, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन मैंने बोला था, उसका नेचर कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, कौन सा नेचर है, इट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, आ रहा है ना। तो वैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, कैसे देखो, अभी दो सरफेसेस है, आ रहा है ना, तो जब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको चलाने की कोशिश करता हूं, तो एक सरफेस आपका ये वाला है, ये आपका ब्लॉक है, और आपका ये वाला क्या है, टेबल है, आ रहा है ना। तो जब मैं एक को चलाने की कोशिश करूंगा, किसके अलॉन्ग, फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब कॉन्टैक्ट सरफेस को पैरेलली चलाने की कोशिश करोगे। क्या करोगे, एक बॉडी के सरफेस के ऊपर दूसरे बॉडी को उस कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलली चलाने की कोशिश करते हो, तो वो क्या करता है, उस मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और क्यों लगता है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, सबको समझ में आया। अभी मैं क्या बता रहा हूं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्यों है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्यों। अब मेरे को बताओ, आप लोगों ने देखा होगा यार, जब दो पार्टिकल, जब दो बॉडीज एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या करते हो, रब करते हो, क्या करते हो, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या करते हो, रब करते हो, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा इसके वजह, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी करते हो। हाँ, तुमको तो मैंने ही पढ़ाया ना, तो तुमको पता होगा। बाकी 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 नॉन नवोदय पढ़े हो क्या जी, नहीं पढ़े हो, और बाकी लोग, अरे ये तो पता होगा ना, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हो तो क्या होता है, क्या होता है, अभी ऑब्वियसली दो पार्टिकल हो गए, दो बॉडीज हो गई, तो हर बॉडी के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है ना, कोई लूजली हेल्ड करके रखता है, तो कोई टाइटली हेल्ड करके रखता है, कोई लूजली होल्ड करके रखता है, तो कोई टाइटली होल्ड करके रखता है। अरे हाँ कि ना, अरे अपनी अपनी ताकत है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखता है, तो कोई लूजली पकड़ के रखता है। अरे चमका कि नहीं चमका, अरे है कि ना। तो ऑब्वियसली ये आपका ऊपर का क्या है, ये ब्लॉक है, और ये आपका क्या है, नीचे का टेबल, ये आपका नीचे का क्या है। तो हो सकता है कि ये जो टेबल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, लूजली हेल्ड किए हुए, होल्ड किए हुए, राइट। और ये जो आपका ब्लॉक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टाइटली होल्ड किए हुए। हो सकता है ना, अरे दो मटेरियल है, तो किसी के लूजली किए होगे और किसके टाइटली किए होगे ना। अरे इसलिए तो होता है ना, जब ग्लास, आपने पढ़ा, जब ग्लास रॉड को आप किसके अगेंस्ट में रब करते हो, सिल्क के अगेंस्ट में, कि फर की सिल्क, सिल्क किसके अगेंस्ट में, सिल्क। तो सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली होल्ड किए होते हैं, और ग्लास के लूजली। तो जब एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करोगे तो कौन इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, जिसके लूजली है वो छोड़ेगा ना। अरे हाँ जी ना, तो कौन इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और जो देतो तो धनी, घेतो तो, अबे जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज लेगा ना, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है,
जितना ग्लास रॉड छोड़ रहा है उतना सिल्क ले रहा है ना, तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव आएगा, ग्लास रॉड के ऊपर अरे आया कि नहीं आया। वैसे इबोनाइट रॉड और दूसरा कौन सा था आपका, फर, अरे फर होता है ना, तो इसको आगे दूसरे इसमें रब करोगे तो इबोनाइट रॉड क्या करता है, इबोनाइट रॉड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कौन छोड़ता है, फर छोड़ता है, तो उसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर, सबको समझा कि नहीं समझा, तो वैसे यहाँ पे हो रहा है। अरे हाँ कि ना, तो जब आप इसको इस तरफ फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स, इस तरफ फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे रब करेगा कि नहीं करेगा, रब करेगा ना, रबिंग होगी कि नहीं, रबिंग एक्शन होगा कि नहीं होगा, वहां पे होगी ना, तो रबिंग की वजह से क्या होगा, तो जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा कहां पे जाएगा ये वाला, तो देखो मैं इसकी पोजीशन आगे निकाल रहा हूं, ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, कहां पे, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है जो भी है, बराबर है, तो यहां पे क्या होगा, ये रब करने की वजह से जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो ये आगे तभी जाएगा जब शार्प एजेस तोड़ेंगे, एजेस तोड़ के आगे जाएगा ना, जहां पे फंसा हुआ है, तो जब टूटेंगे तो पाउडर बनेगी नहीं बनेगी, तो देखना चौक से जब लिखते हो इसके ऊपर पाउडर बनती है ना, चौक अपना पाउडर छोड़ता है, और ब्लैक बोर्ड तो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएगा तो अपने साथ मास भी लेके जाएगा, तो जिसका मास बढ़ेगा वो नेगेटिव चार्ज, और जिसका मास घटेगा उसका पॉजिटिव। जब आप चौक से लिखते हो तो मास किसका बढ़ता है, ब्लैक बोर्ड का कि चौक का, ब्लैक बोर्ड का, हाँ, तो ब्लैक बोर्ड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और चौक पे उसी की वजह से लिख पा रहे, ऐसा नहीं होता तो लिख पाते क्या, अरे चमका कि नहीं चमका, तो वही होता है, तो जब ये आगे जाएगा तो मान के चलो इसके टाइटली होल्ड है ना, तो ये क्या करेगा, सरफेस का जो आपका टेबल है उसके शार्प एजेस तोड़ के खुद लेके जाएगा अपने साथ, तो कहीं ना कहीं इसके साथ क्या होगा, अभी शार्प एजेस जाएगा उसके साथ चार्ज भी तो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या आ जाएगा आपका, इस पे आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही आगे निकल रहा है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये तो आगे जा रहा है ना, और इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे यहाँ पे नेगेटिव, तो फट से इसको क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फट से पीछे की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बस इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे चमका कि नहीं चमका, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल नेचर का है, कौन सी नेचर का है, इलेक्ट्रिकल है, यहाँ तक क्लियर है, ये होगा इंट्रोडक्शन, क्या होगा आपका, अभी फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी पता करना पड़ेगा और डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा, तो अभी हम बात करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ तक चीजें क्लियर है, पक्का, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, सच में बोर हो रहे सर, मुंह पे हाँ बोल रहे वाला, ऐसे क्या ना, हाँ देखो अभी हम किसकी बात करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अभी दो आप ही बताओगे मेरे को, कोई आएगा आगे, कोई आगे आएगा, हाँ जो बे तुम नहीं, तुम बड़ा है एकदम, मतलब मेरे हाइट आ जाओगे, बे साधु, हाँ दिखेगा क्या बिना चश्मे के, तो स्मार्ट दिखना चाहते हो फिर, हाँ असस कुछ लेके आना, आजा आजा, खाना दे रहा हो ना, पानी लेके आया, पकड़ ऐसे, हाँ रेल लो, यहाँ तक क्लियर है, अब ये आपका एक सरफेस है, फिर ये वाला आपका एक सरफेस है, अभी मैं दो केसेस बताऊंगा, अभी इस पे दबा थोड़ा सा, कम फोर्स लगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दबा अच्छे से, बराबर है, इसने दबाया ना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मेरे को बताओ, जब इसको दबाओगे तो ये जो इंटरलॉकिंग है ये और बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, ये साला पहले यहाँ तक फंसे थे, इसने साला दबा दिया, ये अंदर चले गए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना, फंस गए ना, और अरे हाँ कि ना, ब्रूस फंस गए, चल अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे, फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे, अगर यार फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैग्नीट्यूड पता करनी है तो मेरे को देखना पड़ेगा ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पहले इसने कुछ दबाने वाला फोर्स लगाया, नॉर्मल बढ़ा रहे कि घटा, पहले नॉर्मल कितना था, पहले नॉर्मल कितना था, मान के चलो 1 kg का कितना है नॉर्मल, बोल नॉर्मल कितना नॉर्मल कैसे पता करते कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उस कॉन्टेक्ट सरफेस को टोटल
दबाने वाला फोर्स, तो कांटेक्ट सरफेस तो ये है ना, अरे ये कांटेक्ट सरफेस है ना, तो इसको दबाने वाला फोर्स कौन सा है, सिर्फ mg है ना, और इसका मास कितना है 1 kg, तो टोटल नॉर्मल कितना होगा 10। सबको समझा, सबको समझा। चलो अभी ये क्या कर रहा है, दबाएगा। मान लीजिए इसने 5 न्यूटन लगाया, अभी बोलो दबाने वाला फोर्स 10 न्यूटन लगाया, दबाने वाला 25 न्यूटन लगाया, 50 लगाया, कितना, मतलब यार ये ऊपर से अगर दबाता है ऐसे तो कांटेक्ट फोर्स बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, मैं अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी बात करता हूं, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ खुद को वो एडजस्ट कर लेता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। सबको समझा, अरे आगे ना, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उससे छोटी या फिर जीरो, उसकी छोटी है और उसकी इक्वल, जीरो से लेके मैक्सिमम, जीरो से लेके मैक्सिमम। सबको समझा। अभी जैसे इसने दबाना शुरू किया, इसने क्या किया, पहले इसने दबाया, मान के चलो इसने 10 न्यूटन से दबाया, किससे दबाया, नॉर्मल रिएक्शन कितना, अगर मेरे को इसको चलाना है ये पहली बार कब चलेगा, 20 का छोड़ दो, पता ही नहीं चलेगा, वो तो नॉर्मल रिएक्शन है ना 20। ये पहली बार कब चलेगा, जब सभी ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जितने भी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हुई है ना, यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स क्या है एक दूसरे के साथ फंसे हुए ना, ये जब टूट जाएंगे पूरे के पूरे तब वो पहली बार चलने लगेगा। अरे ना, पहले 1 टूटेगा, 2 टूटेंगे, 3 टूटेंगे, 10 टूटेंगे, 50 टूटेंगे, फिर जितने भी सबके सब क्या होंगे, अरे ना। तो जैसे जैसे ये टूटने वाले ग्रुप्स कम होते जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये पूरे ग्रुप्स तोड़ने के लिए मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और उससे कम तोड़ना है तो कम लगेगा। चमका कि नहीं चमका, अरे हाँ कि ना। अभी देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरफ खींच रहा हूँ, कहां पे खींच रहा हूं मैं, ऐसे अपनी तरफ खींच रहा हूं, बराबर है। तो ये पहली बार देखो कब चलेगा, चला, मैंने फोर्स लगाया, पहले कम लगाया, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है क्या, फिर थोड़ा सा ज्यादा लगा, चल रहा है, इसका मतलब ग्रुप्स टूट गया। अभी थोड़ा सा फोर्स बढ़ा, दबा, अभी मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी चलेगा, नहीं अभी चलेगा, देखो तो पहले से कम लगाया, चलाने के लिए ज्यादा लगाया, और दबा थोड़ा सा, अभी चल ही नहीं रहा, अभी 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 चला, अरे आगे ना, तो पहले से ज्यादा की कम लगा, है ना यार। एक तो क्लियर है, ये लगे, एक तो क्लियर है यार, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो वो ब्लॉक जब पहली बार चल रहा है उसको चलाने के लिए फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब फ्रिक्शन बढ़ रहा है। क्योंकि देखो ऐसा, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है, और आगे ना ये पहला केस है, ये कौन सा केस है, ये 1 kg का था, और आगे ना मैंने इधर से कितना लगाया था फोर्स पहले केस में 10 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ, नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ 20 ना, नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ 20। मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया, मैंने आगे की तरफ क्या लगाया, फोर्स लगाया, और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ धीरे 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 धीरे, क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो मान के चलो मैं इसको कहां से बढ़ाना शुरू किया, 1 न्यूटन से, पहले मैंने कितना लगाया वाला 1 न्यूटन, चला गया, साला चला ही नहीं। तो एक्चुअली हमने तो पढ़ा है यार, किसी बॉडी के ऊपर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो तो चलना चाहिए अनबैलेंस फोर्स की तरफ। तो ये 1 न्यूटन अनबैलेंस है कि नहीं है, तो ये 1 न्यूटन पे चलना चाहिए ना, पर चल नहीं रही, इसका मतलब क्या है, कोई तो रोक रहा है, और वो कौन रुक रहा है, इंटरलॉकिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की वजह से जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन ना। तो ये 1 न्यूटन लगाया, ये चल नहीं रहा, इसका मतलब ये रेस्ट में, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो पीछे कितना लगा 1 न्यूटन ना, चमका। फिर मैंने इसको कितना किया 2 न्यूटन, चला, चला नहीं चला ना, इसका मतलब ये भी कितना हुआ, एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। फिर ये कितना किया 3, ये भी कितना हुआ 3, चला क्या, नहीं। फिर ये कितना किया 4, ये भी कितना हुआ, मतलब चला ही नहीं, चला ही नहीं, चला नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको कोई पीछे बैलेंस कर रहा होगा, और वो कौन है, यही तो पढ़ा है ना कि अगर कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलली चलाने की कोशिश करता हूं, कैसे, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो ये पैरेलली चलाने की कोशिश कर रहा है ना, पर चल रहा है क्या, इसका मतलब पैरेलल में कोई पीछे की तरफ क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, और वो कौन सा होता है, फ्रिक्शन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। जब मैंने 5 लगाया, जब मैंने 5 लगाया, ये साला चलने की कोशिश करना शुरू किया,
जस्ट चलने लगा, जस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 न्यूटन है इसके बराबर हो गया। जस्ट चलने लगा मतलब अभी चलने वाला, जस्ट चलने लगा मतलब चला क्या, ऑन वर्ज ऑफ मोशन है। क्या है, वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट चलने वाला, जस्ट। मतलब ये 5 न्यूटन से बढ़ा के अगर मैं 5.0000001 लगाता हूं, फट से चलने लगता है। अभी चल रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि यार ये 5 न्यूटन तक ये चलता नहीं है, मतलब 5 न्यूटन तक फ्रिक्शन अपोज करता है, उसको चलने नहीं देता। मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो फ्रिक्शन कहां से कहां तक है? 0 से लेके 5। ये 1 है तो ये 1 है, ये 0 है तो ये 0 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 5.0001 है तो ये कितना है? 5 ही है। इसकी जितनी औकात है ना रोकने की, पूरी लगा देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लव गुरु का काम करता है। इसका काम करता है कैसे, देखो समझ में आ रहा है? ये किसका पॉइंट है? कांटेक्ट पॉइंट है 1 kg का। ये किसका है? टेबल का। सबको समझा? मैंने फोर्स कितना लगाया? आगे लगाया ना इस पे, तो ये कहां जाने की कोशिश करेगा? आगे। पहले फोर्स 0 था, पहले फोर्स कितना था? ये भी चल नहीं रहा था, ये भी चल नहीं रहा था। फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्रिक्शन कब लगता है? समझो, अभी लगेगा फ्रिक्शन, इसको खींच ही नहीं रहा, ऊपर वाले को खींचना लगेगा क्या? कब लगेगा? जब इसको चलाने की कोशिश करूंगा ना, तब तो यहाँ पे अपोजिंग लगेगा ना, अपोजिशन आएगा ना। अभी लगेगा? अभी लगेगा ना। मतलब अगर ये वाला फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी कितना है? रीजन ये है कि ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वाला, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में है ना, ऑलरेडी साथ में है ना। जब ऑलरेडी वो साथ में खुश है तो फ्रिक्शन क्यों कायदा करेगा? अरे चमका कि नहीं चमका? क्यों? मैं बोलता हूं क्यों कायदा करेगा? नहीं करेगा ना। अभी मैंने ये 1 न्यूटन किया, ये जैसे फोर्स 1 न्यूटन हुआ, तो ये इसको चलाने की कोशिश कर रहा है ना। न्यूटन ने बोला अनबैलेंस फोर्स है तो चलेगा, अनबैलेंस फोर्स है तो कहां चलने की कोशिश करेगा? अगर फोर्स लगता है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन आती है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ। तो अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगता हूं, इसका यह मतलब है कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी कहां पे है चलने की? फोर्स के डायरेक्शन में। अभी समझो, तो इसकी टेंडेंसी कहां पे चलने की? आगे ना। तो ये अगर आगे जाएगा तो ये वाला इसका कांटेक्ट छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ब्रेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। पैचअप करना है कि नहीं करना है? करना है ना। तो यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है। साला फ्रिक्शन समझदार है। फ्रिक्शन वो चाहता है कि ये दोनों साथ में रहे, वो चाहता है कि ये दोनों तो साथ में रखना है। तो जो ब्रेकअप कर रहा है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। ये अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये ब्रेकअप करा रहा है ना, इसको अपोज करना पड़ेगा ना। इसको अगर इसके साथ में रखना है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फट से इसके अपोजिट में पीछे लग जाएगा। चमका कितना? 1 न्यूटन, क्योंकि ये कितना था? 1 न्यूटन। 5 क्यों नहीं लगा? इसके औकात तो 5 देने की है ना। मेरे पास 10 रुपए है, ये मेरे को 1 रुपया मांग रहा है, मैं इसको 10 दूंगा कि 1 रुपया दूंगा? साला इसकी मांगी एक ही है। इन दोनों को साथ में रखना है तो ब्रेकअप करने वाला कितना था? 1 न्यूटन का था ना। साथ में रखने के लिए किसकी कितनी की जरूरत है? 1 की। साला इसके अगेंस्ट में 1 लगा तो ये वैसे भी खत्म हो जाएगा, साथ में आ जाएगा ना। तो फ्रिक्शन ये भी तो कर सकता है ना। जरूरी है फ्रिक्शन इस पे लगेगा ब्लॉक पे? इस पे भी तो लग सकता है ना यार। ये अगर आगे निकल रहा है, ये अगर आगे, फिर दोनों चीजें बता रहा, डायरेक्शन भी बता रहा और मैग्नीट्यूड, दोनों एडजस्टेबल है ना। और दोनों एडजस्टेबल है ना, दोनों एडजस्टेबल है ना। तो ये अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन ये भी तो कर सकता है। ये आगे निकल रहा है तो बोलेगा तू भी उसके साथ आगे निकलना, साथ साथ। ऐसे हो सकता है ना। अरे आगे आगे जा सकते ना साथ साथ। अरे यार जा सकते ना। तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि ये अगर आगे निकल रहा है तो फ्रिक्शन इस पे लगाएगा फोर्स, कहां पे? आगे। तो ये भी थोड़ा सा आगे निकल जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो ग्राउंड पे लगता है आगे और ब्लॉक पे लगता है पीछे। ये आगे लेके साथ साथ में रखेगा और ये रेस्ट में रखे साथ में साथ रखेगा। इसको आगे जाने नहीं देगा फ्रिक्शन। ये दोनों रेस्ट में साथ साथ रहोगे ना, क्योंकि टेबल तो चल ही नहीं रहा।
लेकिन ये भी कर सकते, ये आगे निकल रहे तो इसको भी आगे लेके जा सकते हैं ना, तो आगे चल के भी साथ साथ हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है रेस्ट में रहो, फाइनली तो साथ में रखना है ना। और चमका कि नहीं चमका, ये हो गया फ्रिक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड, इस पे लग रहा है पीछे तो इस पे लग रहा है आगे। सबको समझा? टेबल और ब्लॉक मिला के टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना है? अगर मैं टेबल और ब्लॉक को एक साथ लेता हूं तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0। टेबल पे लग रहा है आगे, ब्लॉक पे लग रहा है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सिर्फ ब्लॉक लेता हूं तो टेबल का तो लोगे ना, ब्लॉक अगर अलग करोगे तो ब्लॉक वाला लेके जाएगा ना फ्रिक्शन, तो ब्लॉक पे कहां पे लग रहा है? पीछे, तो फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स का भी काम करता है, और टेबल को अलग कर, ब्लॉक को अलग कर दो तो एक्सटर्नल, और ब्लॉक और टेबल को एक साथ ले तो इंटरनल, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, तो कैंसल आउट तभी करेगा ना, टेबल और ब्लॉक एक साथ लोगे। अरे अरे आया कि नहीं आया? या तो चीजें क्लियर है? अभी मैंने क्या किया, ये वाला 2 न्यूटन, तो ये कितना होगा? तो इसकी औकात कितनी की है, जरूरत कितनी के साथ में रखने के लिए, कितना लगाएगा? समझे ना? ये कितना हुआ? 3। ये कितना? ये कितना? 4। ये कितना? 4। ये कितना? 5। ये कितना? 5। ये कितना? 5 पॉइंट। ये कितना कि लगेगा ही नहीं? अभी मेरे औकात के बाहर है, मैं नहीं लगा रहा। इसने मेरे को 11 रुपए मांगे। इसने कितने मांगे मेरे को? मेरे पास कितने, मेरी औकात देने की कितनी है? मैं 11 तो दे ही नहीं सकता ना, पर मैं पूरी ताकत लगा दूंगा ना इसको हेल्प करने के लिए, 10 दे दूंगा, एक तो जुगाड़ कर। ये वैसे ही है, ये फ्रिक्शन इतना समझदार कोई भी फोर्स नहीं है, वो सबसे समझदार फोर्स है, आपसे भी ज्यादा, मेरे से भी। समझे कि नहीं समझे? अरे आगे ना, समझे कि नहीं समझे? याद है? क्लियर है? अभी दूसरी केस, आगे बढ़ो। चल दूसरा केस, ये आपका ब्लॉक है, अभी भी कितना ब्लॉक है? 1 kg का। इसकी औकात पहले कितनी थी? 5 की। जब नॉर्मल कितना था लगने वाला? 10 था, 20 था ना, ये 10 और ये 10, 20 था ना। अभी मैंने ये कितना किया? ये किया मैंने 20 न्यूटन। ये कितना किया मैंने? 20 में क्या मैंने? 30 न्यूटन। कितना किया? तो यहाँ पे टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना था? 10 और 10 20। ये दबाने वाला फोर्स ना, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, तो इसको ये तो ये 10 से दबा रहा है ऐसे, और ये वाला इसका अपना वेट बता रहा है कितने से? 10 से, टोटल 20 हुआ। अभी देखो दबाने वाला ये कितना दबा रहा है एमजी से? कितना? 10। ये वाला 30, टोटल कितना हुआ? 4। यहाँ पे नॉर्मल 20, यहाँ पे नॉर्मल। और हाँ कि ना, फिर हमने क्या किया? चलाने की कोशिश की। फिर से मैंने क्या किया? पहले कितना लगाया? 1 न्यूटन। पीछे कितना लगा फ्रिक्शन? कितना लगा? 1। फिर मैंने कितना लगाया? 2। ये वाला कितना? फिर मैंने कितना लगाया? 5। कितना लगा? ये कितना हुआ? 5। फिर मैंने कितना लगाया? 6। फिर भी रेस्ट में। यहाँ पे क्या बता? 5 से रोक पा रहा था ना, 5 के ऊपर तो चलने लग रहा था, मतलब 5 के जस्ट 5 चलने लगा था ना, मतलब 5 ही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। समझा? यहाँ पे 6 लगाए, फिर भी ये रेस्ट में, मतलब फ्रिक्शन देने के लिए है 6। यहाँ पे कितना लगाया? 7। ये भी कितना? यहाँ पे कितना लगाया? 8। ये भी कितना? यहाँ पे कितना लगाया? 9। ये भी कितना? 9। यहाँ पे कितना लगाया? 10। अभी भी रेस्ट में कितना? 10। लेकिन जैसे ये 10 से मैंने कितना किया? 10.0000001, तो साला चलने लगा, मतलब साला ये 10 तक ही रोक पा रहा था, मतलब एब्सोल्यूट 10 ही क्या मैक्सिमम फोर्स है। समझा कि नहीं समझा? साला दोनों को ऑब्जर्व किया, ऐसा क्या हुआ कि साला ये फोर्स बढ़ गया, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे देखा कि जब नॉर्मल रिएक्शन आप बढ़ा देते हो, पहले टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना था? 20 था, अभी टोटल कितना है? डबल हो गया ना, सारा डबल हो गया। ये फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया? कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है तो फ्रिक्शन भी, ये डबल होता है नॉर्मल तो फ्रिक्शन भी। और यहां से एक फॉर्मूला बना मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए। किसके लिए? ये किसके लिए? फ्रिक्शन के लिए कि मैक्सिमम के लिए? ये मैक्सिमम है ना, यहाँ पे 5 मैक्सिमम, यहाँ पे कितना था? लेकिन रिक्वायरमेंट अलग है, रिक्वायरमेंट अलग होगी। यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 5 न्यूटन लगा तो ये कितना? यहाँ पे 8 लगा तो ये कितना? यहाँ पे 8 लगा तो ये कितना? 5। अरे समझे कि नहीं समझे? तो खुद को एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे देखा यार, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये साला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल आ रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे?
डायरेक्शन लोड क्या आ रहा है, कांस्टेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, कांस्टेंट लगेगा ना। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे क्या रखा, थोड़ा सा स्मूथ सरफेस रखा, एकदम मैंने टेबल को क्या किया, पॉलिश किया, स्मूथ हो गई थोड़ी सी, पर ये तो रफी थी, स्मूथ होगी मतलब कंप्लीटली स्मूथ तो नहीं होगी ना, तब मैंने निकाल के देखा साला कम आया, फिर मैंने क्या किया, उसको घिसा, किसको, टेबल को, और उसको रफ कर दिया, और फिर मैंने उसके ऊपर चलाने की कोशिश की, तो चलेगा क्या जल्दी, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा ना। तो साला मैं अगर सरफेस का नेचर चेंज करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, स्मूथ सरफेस हो तो जल्दी चलता है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कम, रफ होता है तो ज्यादा फोर्स लगाने के बाद चलता है ना, मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन बढ़ गया। तो देखा कि यार फ्रिक्शन फोर्स नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ। तो यहाँ पे पता चला कि एफ मैक्स तो कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे फिक्स क्या किया सर, यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स क्या किया, नेचर फिक्स कर दिया, यहाँ पे जैसा नेचर है वैसा यहाँ पे सेम नेचर है, किसका, सरफेस का, यहाँ पे जिस तरीके की रफ सरफेस थी उसी तरीके की यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है, चेंज क्या वैसे, वो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ है ना, तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मल के ना, कांस्टेंट क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, और उसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर सरफेस ज्यादा रफ होगा तो म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू मतलब जो कांस्टेंट है, जो यहाँ पे क्या है, क्योंकि सरफेस कांस्टेंट है ना, नेचर कांस्टेंट है ना सरफेस का, इसलिए म्यू भी क्या हुआ, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। या तो क्लियर है क्या, या तो क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर टाइम हो नहीं रहा क्या, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और आगे ना, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस के नेचर की, सरफेस के, अगर सरफेस ज्यादा रफ होगी तो म्यू बड़ा होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा होगा, और सरफेस अगर कम रफ होगी तो म्यू छोटा होगा, और आगे ना, और म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू, तो ये आ जाता है म्यू इंटू एन, तो ये होगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये क्या होगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इसका डायरेक्शन। यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो, हाँ बोलो, हाँ वो नॉर्मल से कभी बढ़ा नहीं है।